वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक न्यू टॉपिक दैट इज कैश बुक। इससे पहले हम जर्नल और लेजर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं कैश बुक पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है जर्नल एंट्रीज में और लेजर पोस्टिंग में, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। कैश अकाउंट आपने लेजर पोस्टिंग में सीख ही लिया होगा कि आप कैश अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होगा। होता क्या है, अभी तक आपने पढ़ी थी जर्नल। ठीक है, जर्नल जिसे आप क्या कहते थे, प्राइमरी बुक। ठीक, प्राइमरी बुक में एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करती थी। ठीक है, लेजर में हमने देखा उसमें सबसे ज़्यादा एंट्रीज किस चीज़ की रिकॉर्ड होती थी, कैश की, परचेज की, सेल्स की, परचेज रिटर्न। इन्हीं के अकाउंट्स हमने लेजर में सबसे बड़े बनाए थे। राइट, क्या रीज़न है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं ट्रांजेक्शन्स की मतलब ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती है। कैश की ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होती हैं, परचेज की ज़्यादा होती हैं, सेल्स की ज़्यादा होती हैं। राइट, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, ये अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है, यानी ट्रांजेक्शन्स के नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो अकाउंटेंट्स अपने वर्क को ईजी करने के लिए क्या करते हैं, एक सेपरेट बुक बना देते हैं इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। सेपरेट बुक्स कैसे, देखो अभी तक आप जर्नल में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, कोई सी भी एंट्री हो जर्नल की, कैश की, परचेज की, सेल्स की, ठीक है, ड्राइंग की, सारी चीज़ें आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन अब आपको पता है कि आपकी जो कैश की ट्रांजेक्शन है वही सबसे ज़्यादा हो रही है। तो आपने क्या किया कि यहाँ जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि हम कैश की एक अलग ही बुक बना दें। ठीक है, अब आपने जर्नल में ना रिकॉर्ड कर कैश की ट्रांजेक्शन, उसकी एक अलग बुक प्रिपेयर कर ली। ठीक है, फिर आपको पता लगा कि भाई परचेज की भी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो आपने उसकी भी एक अदर बुक प्रिपेयर कर ली। ठीक है, देखो जिसकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा थी हमने उनकी एक अलग बुक प्रिपेयर कर दी, सो दैट जब भी हम इसे चेक करने जाए तो हमारे लिए थोड़ा वर्क ईजी हो जाए। ठीक है, जर्नल में अगर हम सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा जंबल हो सकता है। राइट, अपने वर्क को इजी करने के लिए हमने अलग से कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, उन्हें अलग से प्रिपेयर करना शुरू किया। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। परचेज बुक, सेल्स बुक, अदर बुक्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको पता लगा कि हमने एक अलग बुक प्रिपेयर करी कैश के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, कैश बुक। यानी इसमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड होगी। राइट, इसे स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल भी कहा जाता है। जर्नल की ही फॉर्म है, हमने एक अलग बुक प्रिपेयर कर ली है। राइट, अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अभी तक आप कैश की सारी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अब आपने उससे सब डिवाइड कर दिया, यानी आपने एक अलग बुक प्रिपेयर कर ली। किसके लिए, कैश के लिए। जर्नल एंट्रीज नॉट पास फॉर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक्स। यानी जिस ट्रांजेक्शन को आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया उसकी आप जर्नल एंट्रीज पास नहीं करेंगे। राइट, इट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इस बुक में रिकॉर्ड होगा, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगा। राइट, अगर आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश बुक में जाएगी, जर्नल में उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। राइट, इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि ये जो कैश बुक वगैरह आप प्रिपेयर करते हैं अलग से, सब डिवाइड कर देते हैं जर्नल को, वो किस टाइप का सिस्टम है, इट इज़ अ प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। राइट, ये जितनी भी अदर बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, यानी आपने कैश बुक में कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, परचेज में परचेज की, सेल्स की, परचेज रिटर्न की, परचेज बुक रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न की, और जितनी ट्रांजेक्शन बच गई वो सारी आपने जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। राइट, इन सबको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स। अब हमें क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ कैश के बारे में ही बात करनी है, कैश बुक के बारे में ही बात करनी है, तो कैश बुक भी हम 3 तरह की बनाते हैं। बेसिकली जो आप 11th में पढ़ेंगे वो तो आप 3 तरह की ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। होती 3 कॉलम भी है बट वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। राइट, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें एक ही कॉलम होता है, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों के कॉलम होते हैं, और एक पैटी कैश बुक यानी जो बहुत कम अमाउंट के खर्चे होते हैं, ठीक है, कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए हम पैटी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक को। देखो इस तरह से आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे आपने लेजर में कैश अकाउंट बनाया था बिल्कुल वैसे ही आपकी कैश बुक भी बनेगी। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी सेम ऐसे ही होगा। सबसे पहले डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर, देन यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा है वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अगेन यहाँ पर क्रेडिट साइड में डेट,
पर्टिकुलर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, राइट। बिल्कुल कैश अकाउंट ऐसे ही प्रिपेयर करते थे, ठीक है। जैसे हम करते थे कि जो चीज़ डेबिट होती थी हमारी जर्नल एंट्री में उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, और जो चीज़ क्रेडिट होती थी उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, राइट। बिल्कुल वैसे ही आपको कैश बुक पे भी करना है, ठीक है। इसे मैं और इजी बताऊं तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास कैश आएगा, कैश बुक की एंट्री जो आप रिकॉर्ड करेंगे, जैसे ही आपके पास कैश आया तो उसे आप डेबिट कर देंगे, जैसे ही आपके पास से गया तो उसे आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। सो अब इसका एक क्वेश्चन मैंने आपके टीएस ग्रेवाल का ही एक क्वेश्चन लिया है, उसे सॉल्व करते हैं। सीरियसली इस क्वेश्चन के बाद आपको इस चैप्टर में मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगने वाला है कि ये डिफिकल्ट चैप्टर है, बहुत ईजी लगने वाला है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी है ऑफ सुरेश, चेन्नई, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है, ठीक है। आप अपनी अपनी बुक्स में देख लीजिएगा, क्या पता ये क्वेश्चन नंबर डिफर हो, ठीक है। सो इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो वैसे तो मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आप इनके पहले जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डेबिट क्रेडिट कीजिए, लेकिन वो बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो कैश बुक को हम बहुत शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 2018 को यहाँ पर क्या दे रखिए, कैश इन हैंड 6400, यानी आपके पास कैश पहले से कितना है 6400, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई चीज़ पहले से होती है, प्रीवियस मंथ से आ रही होती है, तो उसे आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपनी कैश बुक में। 1 अप्रैल 2018 आप यहाँ डालेंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, राइट। ये हमने लेजर में भी किया था, टू बैलेंस बीडी 6400। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। फिर आ जाते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पर। 3 अप्रैल रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा 1 लाख। देखो पहले मैं इसे एक बार जर्नल एंट्री से बता देती हूँ इस एंट्री को, फिर आपको बताऊंगी ईजिएस्ट वे, ठीक है। जब कैश रिसीव हो आपको अनुपमा से, तो इसकी जर्नल एंट्री आप क्या रिकॉर्ड करेंगे। देखो यहाँ पर हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। कैश आया आपके पास तो कैश को आप डेबिट कर देते हैं, राइट। असेट्स इंक्रीज हो गई। अनुपमा जिन्होंने आपको पेमेंट की है वो आपकी डेटर रही होंगी, ठीक है। सो टू अनुपमा, क्योंकि आपकी एक असेट्स रिड्यूस हो गई, डेटर रिड्यूस हो गए, सो इसे आप यहाँ पर 1 लाख से रिकॉर्ड कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है कितने अमाउंट से, 1 लाख से। तो कैश अकाउंट को आप यहाँ पर कैश बुक में भी आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 1 लाख से, और किस नाम से, अनुपमा के नाम से, अपोजिट अकाउंट के नाम से। सेम एंट्री ऐसे ही आप यहाँ कर देंगे। ये होगी आपकी 3 अप्रैल को टू अनुपमा 1 लाख से, डेबिट साइड में आपने रिकॉर्ड भी कर दिया अनुपमा के नाम से, जैसे आपने अकाउंट में किया था बिल्कुल वैसे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इजीएस्ट वे देखूं तो आपको कैश रिसीव हुआ है, यानी कैश आपके पास आया है तो सीधे सीधे आपको डेबिट करना है, तो डेबिट कर दीजिए। और यहाँ पर अनुपमा का नाम लिखा है तो अनुपमा के नाम से आप इसे यहाँ पर डेबिट कर दीजिए, क्योंकि अपोजिट अकाउंट का ही आप नाम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। 4 अप्रैल को है पेड इन टू बैंक 80,000। अब आपने कैश पे कर दिया बैंक में, यानी आपके पास से पैसा चला गया, तो सीधे सीधे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, और ठीक है। सो इसमें बैंक है अपोजिट अकाउंट, बैंक के नाम से आप इसे क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पर आप आ जाएंगे क्रेडिट साइड में 4 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट 80,000, राइट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। देखो रिसीव फ्रॉम भूमिका, रिसीव आ गया ना, आपके पास आ रहा है तो क्या करना है, हमें डेबिट करना है, ठीक है। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज अ कमीशन ₹6,000, और किसके रूप में आ रहा है, कमीशन के रूप में, यानी अपोजिट अकाउंट कमीशन है। सो आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करेंगे, ये ट्रांजेक्शन आपकी 5 अप्रैल की, राइट। सो टू कमीशन 6,000, राइट। अच्छा यहाँ पर इन्होंने लिख के दिया है कि कमीशन रिसीव हुई है 6,000 प्लस उसके साथ हमें CGST एंड SGST भी रिसीव हुआ है 6%, तो 6,000 का 6% कितना होगा 360, यानी हमें CGST भी रिसीव हुआ है 360 और SGST भी रिसीव हुआ है 360। अच्छा जब भी यहाँ पर रिसीव होता है GST तो हम उसे क्या रिकॉर्ड करते हैं, आउटपुट के नाम से, राइट। जब भी सेल्स के साथ रहते थे, सेल्स में भी रिसीव होता था अमाउंट हमें, ठीक है। कमीशन भी आपके पास रिसीव हो रही है तो इसे आउटपुट CGST के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ पर देखो एंट्री के नाम से फिर एक बार क्लियर कर दूं, क्या पता इसमें आपको डाउट हो क्योंकि एंट्री थोड़ी बड़ी है ये वाली। सो यहाँ हम करते थे कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, तो देखो कैश रिसीव हुआ तो आपने डेबिट कर दिया, ठीक है।
कमीशन, कमीशन आपके लिए क्या है, कमीशन आपके लिए एक इनकम है, ठीक है, तो इसे आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। प्लस इसके ऊपर आपको क्या रिसीव हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आप यहाँ लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, राइट। कमीशन 6000 की रिसीव होती है, एसजीएसटी 6% यानी 360 यानी ये हो गया 6720, यानी कैश अकाउंट आपका टोटल डेबिट हुआ 6720 से, राइट। और इसे आप रिकॉर्ड किस नाम से करते थे, इन तीनों के नाम से, अपोजिट नाम अकाउंट लेते थे, राइट। सेम हमने यहाँ पर किया कि हमें यहाँ पर कमीशन से रिसीव हुए कैश बुक में कमीशन के नाम से 6000, और यहाँ पर अगेन आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 5 अप्रैल को ही दो और ट्रांजेक्शन्स, यानी टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी 360 से, राइट। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल आप समझते चलिए कि कहाँ पे आपके पास कैश रिसीव हो रहा है और कहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, राइट। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर पेड वेजेस, वेजेस अब आपने पे किए, कैश चला गया आपके पास से, चला गया तो आप इसे क्रेडिट करेंगे 30,000 से, और किस नाम से करेंगे, वेजेस के नाम से। सिंपल यहाँ पर आ जाइए 6 अप्रैल बाय वेजेस 30,000। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर एक्सपेंसेस 30,000, आपने कुछ खर्चों के लिए विड्रॉ किया है अमाउंट, कहाँ से, बैंक से। देखो बैंक से विड्रॉ किया है, ठीक है, यानी हमारे पास पैसा आ गया, कैश आ गया, लेकिन बैंक हमारा रिड्यूस हो गया, तो इसकी एंट्री आप कैसे करते, कैश को आप डेबिट करते और क्रेडिट करते बैंक को, क्योंकि कैश तो इंक्रीज हो गया लेकिन बैंक रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैश आया है हमारे पास क्योंकि हमने बैंक से विड्रॉ किया है, ठीक है, तो 30,000 से आप इसे डेबिट करेंगे, और किस नाम से करेंगे, बैंक से, क्योंकि क्रेडिट क्या हुआ है यहाँ पर, बैंक, अपोजिट अकाउंट यहाँ पर कौन सा है, बैंक है, राइट। सो यहाँ पर आप 7 अप्रैल से रिकॉर्ड कर देंगे 7 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 30,000, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। अब यहाँ पर देखो गुड्स किस पर परचेज किए हैं, क्रेडिट पर। ये बुक कौन सी है, कैश बुक, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सो इसकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होने वाली है, राइट। इजी हो गया और भी ज़्यादा। नेक्स्ट है कैश सेल्स ऑफ ₹10,000 चार्ज CGST SGST एट 6% ईच, यानी आपने कैश सेल की है तो पैसा आएगा, राइट। आएगा तो सिंपल सी बात है, आपको ये डेबिट करना है, और अपोजिट अकाउंट सेल्स आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, क्योंकि ये जो 10,000 आपके पास रिसीव हुआ है सेल का, उसके साथ आपको GST भी रिसीव हुआ है, राइट। और यहाँ पर आपके पास कैश आया है, तो यहाँ आप एंट्री किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर हो गया कि हमें डेबिट करना है। 9 अप्रैल से आप इसे डेबिट करेंगे टू सेल्स हुई है आपकी 10,000 की, जिसके ऊपर आपको रिसीव हुआ है आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, ठीक है, और ये आपको रिसीव हुआ है 6%। 10,000 का 6% होगा 600, तो दोनों को ही आप 600 से डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपके पास ये तीनों ही अमाउंट कैश की फॉर्म में रिसीव हुए हैं, ठीक है, तो इसे आप डेबिट करेंगे कैश बुक में। फिर नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ कैश फ्रॉम फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी आपने कैश विड्रॉ किया है किस लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो कैश आपके पास से जा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास से, तो पहले तो इसे क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे किस नाम से करेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी हम कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस यानी आपके घर के यूज़ के लिए, ठीक है, तो वो आपके लिए ड्राइंग होती है, तो अपोजिट अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, ड्राइंग, तो आप इसे ड्राइंग के नाम से क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ये ट्रांजेक्शन है आपकी 11 अप्रैल की, तो यहाँ आप रिकॉर्ड करेंगे 11 अप्रैल बाय ड्राइंग्स, कितने अमाउंट से, 10,000 से, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास यहाँ पर परचेज फर्नीचर। अच्छा, परचेज किया है, खर्चा किया है, पैसा दिया होगा, पैसा दिया है तो क्या होगा, ये क्रेडिट, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट करेंगे आप इसे 12,000 से प्लस CGST और SGST। अच्छा, यहाँ पर आपने परचेज किया फर्नीचर, तो आप फर्नीचर के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, 12,000 प्लस जब आपने पे किया है तो आपने क्या पे किया होगा, इस 12,000 के साथ
इनपुट जीएसटी पे किया होगा, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो इसकी ट्रांजेक्शन आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में देखिए ये ट्रांजेक्शन है आपकी 12 अप्रैल की। सो बाय फर्नीचर, ठीक है, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है 12,000 का। अगेन 12 अप्रैल को आप ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि आपने इनपुट सीजीएसटी पे किया है, और 12 अप्रैल को आपने इनपुट एसजीएसटी भी पे किया है, राइट। ये है आपका 6%, तो 6% इसके ऊपर कितना होगा, 720, राइट। इसे हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं, पेड टू रूमा, रूमा को हमने पे किया है, अब पे किया है तो पैसा गया होगा, कितना 1200, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, किसके नाम से, रूमा के नाम से। आ जाते हैं, इसे क्रेडिट कर देते हैं, बाय रूमा 1200, राइट। ये ट्रांजेक्शन है आपकी 13 अप्रैल की। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास यहाँ पर, पेड टू गांगुली ब्रदर्स, पे किया है तो इसे फिर से क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है। फॉर ऑफिस फैन, ऑफिस फैन के लिए हमने पे किया है 1500 का था, जिसके ऊपर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया है 6% का, ठीक है। पे किया है तो हमें पता है हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन आपकी 14 अप्रैल की। सो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमने किस चीज़ के लिए पे किया था, ऑफिस फैन के लिए, ठीक है। तो वो आपकी एक एसेट्स थी, ठीक है। तो इसे आप ऑफिस फैन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, बाय ऑफिस फैन, अमाउंट हो गया आपका 1500, जिसके ऊपर आपने जीएसटी भी पे किया है, ठीक है। और जब आप पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, राइट। 6%, तो इसका 6% आपका क्या होगा, 90, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास, पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश। अब आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है ऑफिस के कैश से। तो सबसे पहले तो आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ड्रॉइंग, और कैश आपने ऑफिस से दे दिया, यानी आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कम हो गया, आपको देना पड़ गया, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 800 से, और किस नाम से, ड्रॉइंग के नाम से, ठीक है। सो ये हो गया 15 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। इसे भी अगेन आप यहाँ क्रेडिट करेंगे 15 अप्रैल बाय ड्रॉइंग 1500। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, परचेज स्टेशनरी ₹1000। अब आपने परचेज करी है स्टेशनरी, यानी इसकी भी आपको आपने पेमेंट की होगी, कैश रिड्यूस हुआ होगा, तो इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 1000 की, इसके ऊपर भी आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% पे किया है, तो स्टेशनरी है आपने परचेज किया है, तो स्टेशनरी के नाम से ही आप इसे रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ आ जाते हैं हम 16 अप्रैल की ट्रांजेक्शन के नाम से, 16 अप्रैल को बाय स्टेशनरी बाय इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, राइट। स्टेशनरी आपने परचेज की 1000 रुपीज़ की, इसके ऊपर 6% आपने पे किया है सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, हो गया। ये ट्रांजेक्शन आपकी 16 अप्रैल की आएंगी तीनों। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, अब आपने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए पे किया है, तो यहाँ पर भी आपके पास से कैश गया होगा, रिड्यूस हुआ होगा, तो इसे आप क्रेडिट करेंगे। रेमिटेड टू रमन, रमन को आपने अमाउंट कुछ सेंड किया है 900 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास से पेमेंट गई है, तो इसे भी आप क्रेडिट करेंगे, और किस नाम से करेंगे, इसे आप एक्सपेंस के नाम से, इसे रमन के नाम से। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 100 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, ठीक है। सो अगेन आपने पे किए, तो इसे आप क्रेडिट करेंगे, और किस नाम से, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से, राइट। तो तीनों की एंट्री मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है, देखिए, बाय एक्सपेंसेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय रमन। अब आ जाते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन्स पर। 20 अप्रैल को रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किससे, गुप्ता एंड कंपनी से, कितना, 500, ठीक है। सो इसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपके पास रिसीव हुआ है। तो यहाँ आ जाते हैं 20 अप्रैल को टू गुप्ता एंड कंपनी 500 से। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या कहते हैं, डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक
इन एक्सेस ऑफ 2000, यानी ये जो हमने जो अभी कैश बुक में सारा कैश ट्रांसफ़र किया है, कैश की ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफ़र की हैं, तो इससे हमें पहले तो ये पता लगाना है कि हमारे पास कैश कितना है। ठीक है, कैश जितना भी है उसमें से इन्होंने कहा कि 2000 से ज़्यादा का जितना भी कैश है वो सब हम बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। सपोज़ यहाँ पर मेरे पास एक कैलकुलेशन आती है कि मेरे पास 50,000 कैश है इस टाइम पर। ठीक है, यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 कैश है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई 2000 आप अपने पास रखेंगे और इसमें से 48,000 आप बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। राइट, सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन मतलब ये जो कैश बुक आपने प्रिपेयर की है इसका पहले आपको बैलेंस चेक करना होगा कि किस साइड का बैलेंस आपके पास एक्सेस है, डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का। राइट, सो इसे चेक करने के लिए हम पहले इसे कैलकुलेट करेंगे। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि डेबिट साइड का बैलेंस आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, यानी डेबिट बैलेंस आपके पास कैश में ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट आपके पास आया है, उसके कंपैरिजन में आपने कम अमाउंट पे किया है, यानी आपके पास ज़्यादा रिसीव हुआ है और कम अमाउंट आपने पे किया है। ठीक है, सो डेबिट साइड का टोटल ही आप दोनों साइड लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड इंक्रीज है। सो 1,54,820 ये डेबिट साइड का टोटल था, तो इसे मैंने दोनों साइड लिख दिया। ठीक है, अब जो आपको 30 अप्रैल की ट्रांजेक्शन में अभी हमने देखा उसमें क्या था कि आपको जितना भी यहाँ पर बैलेंस आता है, यानी डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करने पर जितना भी बैलेंस आता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 2,000 रुपीज़ अपने पास बैलेंस रखने हैं और बाकी सारा अमाउंट आपको बैंक में ट्रांसफर कर देना है। सो डेबिट साइड के बैलेंस में से जब मैंने क्रेडिट साइड के बैलेंस को माइनस किया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है ये 1,54,820 डेबिट साइड का बैलेंस है और क्रेडिट साइड को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,39,740। राइट, तो इसे माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट बचता है 15,080। राइट, अब इसमें से आपको 2,000 रुपीज़ कहाँ रखने हैं, बैलेंस सिर्फ 2,000। तो आप यहाँ पर 30 अप्रैल पे बाय बैलेंस CD 2,000 से रिकॉर्ड करेंगे और इसमें से जब आप 2,000 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 13,080, जिसे आप 30 अप्रैल को बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कैश आपके पास से चला जाएगा, बैंक में चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसे बाय बैंक के नाम से ही 13,080 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाली एंट्री क्लियर हो गई होगी। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, जैसे आप बैंक में ट्रांसफर करते हो तो बैंक में इंक्रीज हो जाता है अमाउंट और आपके पास से कैश रिड्यूस हो जाता है, यानी बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, कैश रिड्यूस हो गया। इसकी एंट्री भी आप कैसे करते हैं, आप बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा है, कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश रिड्यूस हो रहा है। राइट, तो आपने उसी तरह से यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट साइड में बैंक के नाम से 13,080 को रिकॉर्ड कर दिया, 2,000 हमने बैलेंस रख दिया यहाँ पर बाय बैलेंस CD, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही अमाउंट बैलेंस है अब। राइट, तो यहाँ पर आपकी कैश बुक कंप्लीट हो जाती है। यही था कैश बुक में, ये थी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। जैसे यहाँ पर आपको एक ही कॉलम दिख रहा है, ठीक है, उसमें आपके पास दो कॉलम होंगे, एक बैंक का कॉलम होगा और कैश का। ठीक है, तो अभी आप इसे डिस्कस कीजिए, इसे समझिए अच्छे से। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।